नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रही हूँ जो हमारे समाज की एक व्यवस्था, जो कि जाति व्यवस्था है, उसके पीछे छिपी एक विकृत मानसिकता की न केवल सच्चाई हमारे सामने रखता है, बल्कि उस पर एक तीखा प्रहार भी करता है। ये कहानी है सलाम। इसके रचनाकार हैं दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी सलाम। शादी की रस्म पूरी होते होते रात के 2 बज गए थे। ज्यादातर बाराती सो चुके थे। गिने चुने लोग ही दूल्हे के साथ विवाह मंडप में मौजूद थे। कमल उपाध्याय अतिरिक्त उत्साह के हरीश के साथ हर जगह मौजूद था। घर परिवार के सदस्य की तरह सारी व्यवस्था कमल उपाध्याय की देखरेख में संपन्न हो रही थी। हरीश और कमल के संबंध ही कुछ ऐसे थे। फेरों से लौटकर वे बरामदे में ऐसी जगह तलाशने लगे जहां थोड़ी देर पीठ टिकाकर पांव सीधे किए जा सके। छोटे से बरामदे में एक साथ इतने सारे लोग गुड़मुड़ होकर सोए थे। कहीं ऐसी जगह नहीं बची थी कि खुलकर लेटा जा सके। बारात ठहराने के लिए स्कूल का बरामदा ही मिल पाया था। प्रधान जी ने स्कूल खोल देने की हामी तो भर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदारी में चले गए थे। काफी भाग दौड़ के बाद भी चाबी नहीं मिली थी। आखिर हार कर बारात को बरामदे में ही ठहराना पड़ा था। स्कूल में जो हैंडपंप था, एक रात पहले ही किसी ने उसका हत्था और बॉल भी खोल लिए थे। पीने के पानी का और कोई इंतजाम भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से 2 मिट्टी के घड़े ही मिल पाए थे। रोशनी के नाम पर भी सिर्फ अंधेरा ही था। सड़क के लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी बरामदे तक आकर अंधेरे में तब्दील हो गई थी। हरीश ने दूल्हेपन के भार को उतार कर दीवार के सहारे पीठ टिका दी। कमल के लिए जगह बनाते हुए बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होगे। तुम्हें तो यहाँ काफी अटपटा लग रहा होगा। कमल ने मोजे और जूते सहेजते हुए कहा, रात भर की तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था और आज देख भी लिया है। कैसा लग रहा है? हरीश ने कमल को अपनी ओर खींचा। कैसा क्या, हालात दयनीय हैं। कितना धैर्य है यहाँ लोगों में। कमल ने गहरी सांस ली। बरामदे के किनारे पर 2 बुजुर्ग अभी तक जगे थे। रुक रुक कर बातचीत कर रहे थे। हरीश और कमल की वार्तालाप सुनकर उनकी ओर मुखातिब हुए। उनमें से एक बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? हाँ ताऊ जी, कमल ने उत्तर दिया। कौन बिरादर हो? बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। ताऊ, क्या इतना काफी नहीं किया मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल है? हरीश ने नाराजगी व्यक्त की। बुजुर्ग किसी जमाने में अंग्रेज अफसर की सेवा टहल में थे। जब भी मौका मिलता दिखाने की कोशिश जरूर करते। मैंने कोई इंसल्ट की बात कही है क्या जो बुरा मान गए? बुजुर्ग चुप हो गया। ताऊ जी, आपकी बात का क्या बुरा मानना है? मैं ब्राह्मण हूं और कुछ पूछना हो तो पूछिए। कमल ने विनम्रता दिखाई। बुजुर्ग ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। सो जाओ कमल, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं है। हरीश ने बात बदलने की कोशिश की। कमल सोने का प्रयास करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हरीश, सो गए क्या? सुबह क्या होगा? हरीश की आंखों में नींद भरी हुई थी। अलसाए स्वर में बोला, सुबह? क्या मतलब है? हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी। चाहे देर रात 2 बजे सोऊं, नींद 5 बजे ही टूट जाती है। माँ सुबह 5 बजे से ही पूजा पाठ में लग जाती है। उनकी खटर पटर से मैं भी उठ जाता हूँ। बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है। माँ सुबह सुबह चाय बनाकर मेरे हाथ में थमा देती है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि यदि 6 बजे तक चाय ना मिले तो सर भारी होने लगता है। कमल ने अपनी तकलीफ सुनाई। यहाँ सुबह सुबह 6 बजे चाय कहाँ मिलेगी? हरीश ने असमर्थता जताई। बुजुर्ग ने बीड़ी सुलगा ली थी, जो अंधेरे में चमक पैदा कर रही थी। कमल से बोले,
बाबूजी, गांव के बाहर एक दुकान तो है, आप सुबह जाकर देख लेना, शायद मिल जाए। आपने देखी है दुकान? कितनी दूर है? कमल ने उत्सुकता दिखाई। अरे पास ही है, शाम को मैंने वहां से ही तो बीड़ी का बंडल खरीदा था। सामने जो गली है उससे सीधे ही चलते जाना, गली खत्म होते ही सड़क है, वहीं पर एक दुकान है, बुजुर्ग ने बताया। सुबह उठते ही कमल चाय की तलाश में निकल पड़ा। गली लगभग सुनसान थी, इक्का दुक्का लोग अजीब सी बुक्कल मारते आ जा रहे थे। रात वाली चहल पहल कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। खड़ंजे पर फिसलन थी। नालियों में बहते पानी से बचते बचाते वह गली के मुहाने पर एक खुली और रेतीली जगह पर आ गया। सामने ही सड़क के पार एक छप्पर नुमा दुकान थी, जिसमें एक किनारे पर भट्टी बनी थी। भट्टी के साथ ही एक चबूतरा भी था, जिस पर लकड़ी की खोखे में पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू की थैलियां रखी थी। साथ ही 2-3 बदरंग से डिब्बे रखे थे। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था, जिसका कसैलापन उसने अपनी फेफड़ों में महसूस किया। दीवार पर किसी सिने तारिका का अर्धनग्न कैलेंडर टंगा था, जो धूल और धुएं के हमलों से मटमैला हो गया था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी, जिसका रंग स्याह काला पड़ गया था। कुछ कांच के मटमैले गिलास, कप, प्लेटें और शीशे के एक जार में कुछ बिस्कुट रखे थे। भगोना बाहर से काला और भीतर से भूरा मटमैला दिखाई पड़ रहा था। आसपास मक्खियों के झुंड भिनभिना रहे थे। चबूतरे पर एक जर्जर सा बूढ़ा आदमी मैले चीकट कपड़ों में उखड़ू बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके हाथों पैरों की नसें उभरी हुई थी, जैसे किसी ने शरीर का मांस उतार कर त्वचा हड्डियों से चिपका दी हो। पास ही एक पुरानी सी बेंच पड़ी थी, जिसकी हालत उस बूढ़े आदमी से भी बदतर थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की। बेंच चरमराई। किसी तरह अपने आप को बेंच पर टिकाकर कमल ने बूढ़े से कहा, चाय मिलेगी? मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बूढ़े ने बीड़ी का आखिरी कश खींचा। कमल दुकान में रखी हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसके जहन में माँ का ख्याल आ गया। यदि इस समय घर में होता तो गर्म गर्म चाय लेकर आती। चाय बनाते समय भी कोई ना कोई श्लोक दोहराती रहती थी। धुएं का झोंका कमल के मुंह और आंखों में भर गया। उसने जेब से रुमाल निकालकर नाक मुंह पर रखा। कड़वाहट उसके भीतर समा गई थी। कितनी देर लग जाएगी चाय में? कमल ने जिज्ञासा की। बस अभी हो जाएगी, भट्टी सुलग रही है, बैठो आप। चाय वाले ने आश्वस्त किया। चाय वाला लोहे के सरिये से भट्टी में कोयले संवारने लगा। नए दिख रहे हो बाबूजी, कहाँ से आए हो? चाय वाले ने बात शुरू की। देहरादून से, कमल ने सहजता से कहा। उसका ध्यान सुलगती भट्टी पर टिका था। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। देहरादून? देहरादून से तो कल एक बारात भी आई है। चाय वाले ने प्रश्न की तरह कहा। हाँ, मैं उसी बारात में आया हूं। यह बारात तो भंगी के घर आई है। चाय वाले की जिज्ञासा गोली में बदल गई थी। तो क्या हुआ? कमल ने सवाल किया। चाय वाला एकदम चुप हो गया था। उसकी चुप्पी ने कमल को संशय में डाल दिया था। चाय वाले के हाव भाव बदल गए थे। वह भट्टी के पास से हटकर इधर उधर के काम करने लगा था। कभी इस डिब्बे को उठाकर उधर रख रहा था, कभी मटके से पानी निकालकर कनस्तर में भर रहा था। भट्टी सुलगकर लाल लाल अंगारों में बदल गई थी। अंगारों से लपटें उठ रही थी, लेकिन चाय बनाने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। कमल का गला खुश्क होने लगा था। भट्टी तो धधक गई है, एक कप चाय बना दीजिए, कमल ने शालीनता से कहा। चाय वाला अनसुना करके अपने काम में लगा हुआ था। कमल का धैर्य टूटने लगा। भाई चाय बना दो। चाय वाले ने वहीं से जवाब दिया। तुझे यहाँ चाय ना मिलेगी। चाय वाले की आवाज में रूखापन था, जिसे महसूस करते हुए कमल ने तीखेपन से पूछा, लेकिन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि चाय मिलेगी। कहा था,
अब कह रहा हूं नहीं मिलेगी, चाय वाले ने कठोरता से कहा। कमल चाय वाले के व्यवहार से चकित था, फिर भी नम्रता से बोला, लेकिन भाई साहब हुआ क्या है, क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके ठीक सामने तनकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ कोल्हू पर टिकाकर सीना चौड़ा करता हुआ बोला, जो पैसे शहर में जाकर दिखाना, 2 पैसे हो गए जेब में तो सारी दुनिया को सिर पे ठाए घूमो। ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ भंगी चमारों को मेरी दुकान में तो चाय ना मिलती, कहीं और जाके पियो। कमल की नसें फड़फड़ाने लगी। उसने चाय वालों को आग्नेय नेत्रों से देखा, आवाज में सख्ती भरकर बोला, भंगी चमारों को नहीं मिलती तो किसे मिलती है? चाय वाला उसकी बात अनसुनी करके फिर अपने काम में लग गया था। कमल को वह असभ्य वनमानुष दिखाई पड़ रहा था। उसने साहस करके पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भभक पड़ा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? अब भंगी चमार भी जात पूछने लगे। कलयुग आ गया, कलयुग। हाँ, कलयुग आ गया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब तो जानते ही होगे, या समझाऊं? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। कमल ने आंखें तरेर कर कहा, भंगी की बारात में बामन। चाय वाला कर्कशता के साथ हंसा, शहर में चूतियां बढ़ाना, मैं तो आदमी को देखते ही पहचान लूं कि किस जात का है। चाय वाले ने सेखी बघारी। उनका वार्तालाप सुनकर राह चलते लोग ठिठक कर मजा लेने लगे। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते लोग जमा हो गए। लोगों को देखकर चाय वाले की बूढ़ी हड्डियों में जोश आ गया था, आवाज का तेवर चढ़ने लगा था। बल्लू राजपूत का रामपाल भी भीड़ देखकर ठिठक गया। माजरा क्या है जानने के लिए चाय की दुकान की ओर बढ़ा। बूढ़ा चाय वाला किसी शहरी को फटकार रहा था। रामपाल ने छूटते ही पूछा, चाचा कौन है ये? रामपाल को देखते ही चाय वाला और बेफिक्र हो पड़ा, भंगी है, खुद को बामन बताता है, जुम्मन भंगी का बराती है। अब तुम लोग ही फैसला करो, जो ये बामन है तो भंगी की बारात में क्या मूत पीने आया है, जात छुपा के चाय मांग रहा है? मैंने तो साफ कह दी, बुद्धू की दुकान पे तो मिलेगी ना चाय, भंगी चमारों को कहीं और ढूंढ ले जाके। चाय वाले ने आसपास खड़े लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश की। दुबला पतला सा रामपाल सीखिया पहलवान था, गाल पिचके हुए, हड्डियां उभरी हुई, बारीक मूछे, तेल से चीकट बाल, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया जिसे देखकर यह अंदाजा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि इस 1.5 हड्डी आदमी का गांव भर में दबदबा होगा। रामपाल को देखते ही खुसर पुसर एकदम शांत हो गई थी। कमल भी स्वयं को चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर नजर डाली। उसने उनकी बात का विरोध करने के लिए मुंह खोला। भाइयों, बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। ओ शहरी जनके, हम तेरे भाई हैं, साले जबान संभाल के बात कर, गांड में डंडा डाल दूंगा। जाके जुम्मन भंगी से रिश्ता बना, इतनी जोरदार लौंडिया लेके जा रहा है ये शहर वाले, जुम्मन के तो सींग निकल आए हैं। अरे लौंडिया को किसी गांव में ब्याह देता तो मारे जैसों का भी भला हो जाता। एक तीखी हंसी का फव्वारा छूटा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी हंसी में अपनी हंसी मिला दी। कमल को लगा जैसे अपमान का घना बियाबान जंगल उगाया है। उसका रोम रोम कांपने लगा। उसने आसपास खड़े लोगों पर निगाहें डाली। हिंसक शिकारी तेज नाखूनों से उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसने पहली बार अखबारों में छपी उन खबरों को शिद्दत से महसूस किया जिस पर विश्वास नहीं कर पाता था। फला जगह दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला, फला जगह आग में भून दिया गया, घरों में आग लगा दी। जब जब भी हरीश इस तरह का समाचार कमल को सुनाता, वह एक ही तर्क दोहराता था,
हरीश, अपने मन से हीन भावना निकालो। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और तुम लोग वहीं के वहीं हो। उगते सूरज की रोशनी को देखो। अपने आप पर विश्वास करना सीखो। पढ़ लिख कर ऊपर उठोगे तो सब अपने आप मिट जाएगा। लेकिन इस वक्त कमल के सामने हरीश का एक एक शब्द सच बनकर खड़ा था। सच साबित हो रहा था। कमल ने फिर से साहस बटोरा और विरोध किया। क्या यही है गांव? गांव का अतिथि सत्कार? आप लोग अपने ही गांव की लड़की के लिए ऐसी बातें कर रहे हो? क्या वह इस गांव की बेटी नहीं है? कमल आगे कुछ और बोलता उससे पहले ही रामपाल ने अपने वजूद से ज्यादा शक्ति से चीख कर बोला, जा, चुपचाप चला जा, वरना एक भी जिंदा वापस ना जा सकेंगे। न वो लौंडिया ही जा पाएगी। कमल को धक्का देकर छप्परनुमा दुकान से बाहर कर दिया। कमल कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहता था। सीने में उठ रहे ज्वार को उसने शांत रखा। उसे हरीश का ख्याल आ गया। वक्त की नजाकत भागकर चुप रह जाना ही ठीक समझा। सड़क से उतरकर वह रेतीले रास्ते पर आ गया। उसकी रग रग में अंगारे दहक रहे थे। लड़कों का झुंड उसके पीछे लग गया था। वे कमल को चिढ़ाने का प्रयास करने लगे। भंगी भंगी भंगी, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। प्रत्येक शब्द नश्तर की तरह उसके जिस्म को चीरकर लहूलुहान कर रहा था। कमल लड़कों से बचकर गली की ओर लपका। तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वह जनमासे में पहुंचा। उसकी सांस फूल गई थी। मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ था। जिस्म पर अभी तक हजारों चींटियां रेंग रही थी। पोर पोर गर्म दहकते लावे सा जल रहा था। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, ठीक हूं। कमल ने गहरी सांस ली। कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, हरीश ने कहा। कमल दीवार के सहारे टिक कर बैठ गया, चुपचाप, जैसे विचारों की सुनसान पगडंडियों पर अकेला विचरण कर रहा हो। उसे इस तरह खामोश हरीश ने पूछा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर भारी है, कमल ने टालना चाहा। आगे की कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।